गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख पाओगे जो कि जीडीपी के साथ संबंधित है। देखो, आप लोग जानते होंगे क्वार्टर टू 2024 का, दैट मीन्स ये जो टाइमलाइन है, जुलाई से लेकर सितंबर 2024 का जो टाइम है ना, इसके बीच में जो जीडीपी का आंकड़ा है वो आया है हमारा 5.4%। एंड अगर आप नोटिस कर पाओगे, ये पिछले 7 क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कम आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यार, यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहली बात तो इतना कम आंकड़ा क्यों आया, तो देखो, आरबीआई ने भी इतनी उम्मीद वैसे करी नहीं थी। आरबीआई का तो अनुमान ये है कि पूरे साल भर के अंदर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 7.2% रहेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो बोलता है कि 6.5 से 7% साल भर के अंदर रहेगी। पर यहाँ पर ये नंबर दोनों प्रोजेक्शन से काफ़ी कम देखने को मिला है। अब यहाँ पर मेजर जो कारण बना है वो बना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ना पिछले समय की, तो हमारे जो अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी अर्निंग्स का अगर हम नंबर देखते हैं, तो वो नंबर भी अपने आप में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो ये सब कुछ चिंताजनक विषय बने हैं, जिस वजह से नंबर्स हमारे जीडीपी के उतने अच्छे नहीं आए जितना हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसी तरह से दोस्तों, बात करें कोर सेक्टर आउटपुट की, तो ये 3.1% जो है वो राइज हुआ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके अलावा जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, नागेश्वरन जी, उन्होंने ये बोला है कि इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं है, ये वन ऑफ नंबर है। एंड जो उसके बाद फिर जो फेस्टिवल सीजन आया है और जो बाकी चीज़ें हुई हैं, राइट, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे नंबर्स हैं वो वापस पिकअप कर लेंगे। एंड हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा है वो अच्छा ही आएगा पूरे साल भर के अंदर। इस क्वार्टर उतना अच्छा नहीं आया, बट आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले जो 6 महीने बचे हैं उनमें नंबर ही अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 30 नवंबर 2024। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है ई दाखिल पोर्टल के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, दरअसल में पता क्या हुआ था, 2020 के अंदर ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई दाखिल पोर्टल किसने लॉन्च किया था? NCDRC। थोड़ा मैं बताऊंगा अभी ये क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। इसके द्वारा ये 2020 में ना लॉन्च किया गया। अब लॉन्च जब 2020 में हुआ तो कुछ एक स्टेट्स और कुछ एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर हुआ। फिर समय समय के साथ हम इसको और एक्सपेंड करते रहे। अब आज के समय के ऊपर ना हमारे सारे स्टेट्स और सारी यूटीज के अंदर ये आपको ऑपरेशनल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब क्या होता है इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से? दोस्तों, इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से ना जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी कुछ भी शिकायतें हैं, उनका यहाँ पे ऑनलाइन निपटारा होता है। कैसे? क्योंकि देखो यार, जो भी आपका शिकायत होगा उसको आप यहाँ पे कंप्लेंट के डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन डाल पाओगे। एप्लीकेशन स्टेटस आपको पता लग जाएगा क्या उसका अभी क्या स्टेटस है। ठीक है। यूजर इसी के ऊपर रजिस्टर कर पाएगा, उसको केस नंबर मिल जाएगा, राइट। और साथ साथ जो ऑनलाइन फी वगैरह पेमेंट होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपको एक कंज्यूमर को एक कंप्लेंट दर्ज करानी है, तो बहुत ही आसानी से वो इस ऑनलाइन मैकेनिज्म से अपनी अपनी जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करवा सकता है। एंड उसका निपटारा भी वैसे ही हो जाएगा। तो एक तो पहली बात, इससे कॉस्ट बचती है। दूसरा, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज होती है। एंड जो एक कस्टमर को जो समस्याएं आती हैं, जो हैसल्स फेस करनी होती है ना, वो सब यहाँ पे नहीं होती। तो यानी कि जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल है उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे काफी हद तक ये स्ट्रीमलाइन कर देता है। और ये सारे रीजन्स में अवेलेबल है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अर्बन क्षेत्र हो, ठीक है, यूटीज हो, स्टेट हो, अब सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसको इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको कहा ना, NCDRC इसने यहाँ पे लॉन्च किया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थोड़ा सा इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में दिस NCDRC जो बॉडी है ना, ये क्रॉसी जुडिशियल कमीशन देखने को मिल जाएगी, जो कि 1988 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ताकि कंज्यूमर्स को आसानी से उनके जो शिकायतें हैं उनका यहाँ पे अच्छे से निपटारा हो पाए। जो NCDRC है ना, इसको हेड किया जाता है बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इनमें से कोई इसको यहाँ पे हेड करते हैं। अब देखो यार, एक्चुअली अलग अलग लेवल बने हुए हैं। अगर हम NCDRC की बात करें, ये तो हाईएस्ट लेवल है, नेशनल कमीशन है ना, तो वहां पर तो 2 करोड़ से ऊपर वाले जो केसेस होते हैं वो जाते हैं। पर बाकी और नीचे वाले जो एरियाज हैं वहां पर इससे कम वाले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीट और रीजनल जुरिसडिक्शन है, जो भी आपका स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है वो पास करे, तो वो यहाँ पे आके जाके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन के पास यहाँ पे चला जाता है। कोई भी पर्सन जो यहाँ पे जो शिकायत करता है, ठीक है, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मतलब उस पर अपील कर सकता है विद इन 30 डेज। बाकी जो कंप्लेंट होगी वो कंज्यूमर फाइल कर पाएगा।
कोई वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन वो भी फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो और साथ में मिलकर भी यहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करवाया जा सकता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स भी रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, जो संबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कमीशन था, उसने यहाँ पर ना एक इंसान को 25,000 का कंपनसेशन दिया और 5,000 का लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी उसको यहाँ पे अवार्ड किए गए, क्योंकि यहाँ पे एक हीरो इलेक्ट्रिक जो एट्रिया है उसका मतलब उसके अगेंस्ट यहाँ पे शिकायत करी गई थी। दूसरा आप यहाँ पे और एग्जांपल देख पाओगे, एक बंदा था उसने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया था और यूपीआई पेमेंट जो थी वो फेल हो गई थी, फिर बाद में उसने दोबारा से उसको पेमेंट करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो अंडमान डिस्ट्रिक्ट कमीशन था उसने पूरा का पूरा उसका रिफंड करवाया, प्लस 6% इंटरेस्ट दिलवाया, और जो मेंटल हरासमेंट हुई उस बंदे को उसके लिए उसका 10,000 रुपये का यहाँ पैसा भी मिला। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इस पोर्टल का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो एक्ट है, हम तो इसके बारे में जानते ही हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिसके माध्यम से जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके हक, उनके राइट्स को यहाँ पे सेफ गार्ड किया जाता है, चाहे वो गुड्स के केस में हो चाहे सर्विसेज के केस में हो। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है, इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर 2025-2026। देखो जब हम बात करते हैं ना भारत की, तो आप जानते होंगे एक टर्म होती है ब्लू हेलमेट्स, है ना। आप लोगों ने कई बार डिस्कशन मैंने किया भी आप लोगों के साथ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, राइट। जब हम बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स की, तो भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए। आज के समय ना लगभग भारत के 6,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग यूएन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉन्गो में हो गया, चाहे वो आपका साउथ सूडान में हो गया, राइट, चाहे मिडल ईस्ट के अलग अलग एरियाज हो गए। इस तरह से अलग अलग जगह के ऊपर लगभग आप नोटिस कर पाओगे 6,000 से भी ज़्यादा भारत के जो पीस कीपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यूएन को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अब एक हमारे पास ना यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन है। क्या है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन? ये एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो कि ना एडवाइस देती है किसको, यूएन जनरल असेंबली को और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि पीस बिल्डिंग और को कैसे और बेहतर करना है, ठीक है। जो अलग अलग हमारे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स है वहां पर हम पीस बेहतर करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं, उसकी एडवाइस देने वाली संस्था कौन सी है? पीस बिल्डिंग कमीशन। इसके अंदर आपको टोटल 31 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूएन जनरल असेंबली से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, और जो हमारा इकोसॉक है यहाँ से इनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। भारत की अभी जो टर्म है ना ये 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही थी, 31 दिसंबर 2024 को भी करंट टर्म खत्म हो जाएगी, पर क्योंकि भारत वापस से इलेक्ट हो गया है अगले 2 सालों के लिए, तो भारत की जो नेक्स्ट टर्म है वो साथ ही साथ शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे ही हमारी टर्म खत्म होगी अगली टर्म उसके साथ ही शुरू हो जाएगी। और इंडिया का होना बनता भी है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम कंट्रीब्यूटर बहुत अच्छे खासे हैं और भारत दुनिया भर में शांति चाहता भी है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत का वापस से री इलेक्ट होना, और ये एक अच्छा लिंक हो जाता है यूएन ऑर्गन और चेंजेस के बीच में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर कोलेबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग यूएन एंटिटीज के बीच में, साथ ही साथ पीस बिल्डिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स के अंदर कैसे वापस से चीज़ें रीएस्टेब्लिश करनी है उसको सपोर्ट यहाँ पर इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू पीएम ई ड्राइव। पहली बात तो आप ई ड्राइव की फुल फॉर्म देख लीजिए। ई ड्राइव है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये है पूरा ई ड्राइव की फुल फॉर्म। एक ना दरअसल में हमारे सामने एक स्कीम हुआ करती थी जिसको आपने नाम सुना होगा, फेम स्कीम, राइट। फेम स्कीम क्या थी? दैट वाज रिलेटेड टू फास्टर अडॉप्शन ऑफ आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आपके हाइब्रिड व्हीकल है, उसके लिए यहाँ पे सरकार ने एक फेम स्कीम यहाँ पे निकाली थी। फिर बाद में क्या हुआ, फेम स्कीम की जगह के ऊपर हमने यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट करी, कौन सी? पीएम ई ड्राइव स्कीम। कब से स्टार्ट हुई है ये? 1 अक्टूबर 2024 से, ताकि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उनको देश भर में हम उसके अडॉप्शन को प्रमोट कर पाएं। अब इसके माध्यम से क्या होता था, इसके माध्यम से आपको सब्सिडीज अलग अलग दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहा है तो कुछ सब्सिडीज उसको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए, डिमांड इंसेंटिव दिए जाते थे। तो टोटल आपका 3600 करोड़ से भी ज्यादा इस चीज के अंतर्गत एलोकेट किया गया, ठीक है। तो बाकी आपके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, और इस तरह के जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये स्कीम ने कवरेज किया था, ताकि जो एक इंसान की बाय करने की इनिशियल कॉस्ट होती है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो जो उनको पेमेंट करना पड़ेगा वो पेमेंट कम करना पड़े, उसके लिए यहाँ पे पीएम ई ड्राइव स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रक्स वगैरह भी है। अगर मान लो कोई ऐसा कोई पर्सन है जिसने अपने पुराने ट्रक को यहाँ पे स्क्रैप करवा दिया, सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना
उनके व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स के साथ यहाँ पे वेरीफाई करवा के अपने पुराने ट्रक को स्क्रैप करा दिया एंड उसकी जगह के ऊपर एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया, तो उसको यहाँ पे एडिशनल इंसेंटिव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, जो CESL है, कन्वीनियंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा। उसको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ जितना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो इस तरह अलग अलग सिटीज के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इनके अंतर्गत यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। प्लस विद इन द सिटी और मतलब इंटरसिटी हो गया 2 सिटीज के बीच में, और इंटरस्टेट 2 स्टेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि व्हीकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भी यहाँ पर सारे फंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये है आपकी PM ई ड्राइव स्कीम। अब यहाँ पर ना हल्का सा चेंज पता क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि जो सब्सिडी की वैल्यू थी वो हमने थोड़ी सी कम कर दी है। पहले यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, पहले 50,000 रुपया पर व्हीकल तक मैक्सिमम सब्सिडी मिलती थी, अब उसको कैप करके 25,000 पर व्हीकल यहाँ पे कर दिया गया है। दरअसल में पहले हमारा चल रहा था पहला फेज, अब हम दूसरे फेज के अंदर एंटर कर गए हैं। दूसरा फेज जो था वैसे तो वो स्टार्ट बाद में होना था 1 अप्रैल 2025 से, पर क्योंकि हमारा जो फेज 1 इसका है काफ़ी हद तक उसके टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम फेज 2 की तरफ यहाँ पे मूव कर गए हैं। तो ये कुछ बातें थी PM ई ड्राइव स्कीम के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इंडियन केमिकल काउंसिल विंस 2024 OPCW द हेग अवार्ड। थोड़ा सा मैं आपको ना पहले CWC के बारे में बताता हूँ, केमिकल वेपन कन्वेंशन। देखो 1997 के अंदर ये जो कन्वेंशन है ना CWC, ये फोर्स में आती है एंड उसके माध्यम से क्या बोला जाता है, उसके माध्यम से ये बोला जाता है कि जितने भी आपकी कैटेगरी है, पूरी की पूरी आपकी केमिकल वेपन की कैटेगरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको आप पूरी तरह से एलिमिनेट करो। ना डेवलप करना है, ना प्रोड्यूस करना है, एक्वायर करना है, स्टॉक पाइलिंग करना, ये सब चीज़ों का यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हमने प्रोहिबिशन कर दिया इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के माध्यम से। अब दुनिया भर में अगर हम बात करें ना, तो एक तो इजराइल ऐसा देश है जिसने इसको साइन जरूर किया है CWC को, पर इसने रेटिफाई नहीं किया। उसी तरह से इजिप्ट हो गया, साउथ सुडान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने तो साइन ही नहीं किया। बाकी भारत तो डेफिनेटली देखो इसका ओरिजिनल सिग्नेटरी यहाँ पे रहा ही है, तो इसके आपको टोटल 193 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं CWC के जो आपको सिग्नेटरीज होते हैं। अब CWC के अंदर ना एक चैलेंज इंस्पेक्शन मैकेनिज्म है। चैलेंज इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री को लगता है कि यार दूसरी कंट्री ना कुछ केमिकल वेपन्स बना रही है, तो वो चैलेंज इंस्पेक्शन कर सकती है एंड सामने वाले को ना फिर मना नहीं कर सकता, फिर वहां पे यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा प्रॉपर। ठीक है, वो एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे अग्री हो जाएगा एंड कोई वो रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। फिर वहां पे जाके चेक करा जाएगा कि वाकई में ऐसा है, कुछ ऐसा तो नहीं कि केमिकल वेपन बना रहा है और बोल रहा है कि मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, इसके लिए हमने एक NACWC, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन को बनाया गया है, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी देखने को मिल जाती है अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट। चलो ठीक है, अब ये तो थी कन्वेंशन। उसी तरह से हमारे पास ना एक ऑर्गेनाइजेशन है OPCW, वो क्या करती है, वो देखती है कि भाई CWC का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इसका काम यही है कि कैसे दुनिया भर में केमिकल वेपन हम हटा पाए। वो थी एक कन्वेंशन, ठीक है, ये है एक संस्था। इसके आपको हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और इसको 1997 के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया था, और इसके 193 स्टेट पार्टीज आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट 2013 के अंदर ना नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पे इसको मिला था, ताकि बिकॉज इसने बहुत अच्छा काम किया था दुनिया भर के अंदर केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने की दिशा के अंदर। अब एक चीज और अंडरस्टैंड करना, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ना द हेग अवार्ड 2014 यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि उन लोगों को या उन संस्थाओं को ये अवार्ड मिल पाए जिन्होंने केमिकल वेपन कन्वेंशन को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। अब भारत के अंदर जो इंडियन केमिकल काउंसिल है ना, ICC, इसने काफी अच्छा काम किया है आपके केमिकल वेपन को एलिमिनेट करने के अंदर। इसी वजह से इस बार का जो हेग अवार्ड है ना, वो ICC, इंडियन केमिकल काउंसिल को यहाँ पे मिला है। तो इसको दरअसल में 1938 बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पे इसको बनाया गया था, ताकि भारत की जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको हम ग्रोथ कर पाए। देखो केमिकल इंडस्ट्री ग्रो करना अच्छी बात है, पर केमिकल वेपन्स को मिसयूज करना वो अपने आप में गलत बात होती है ना। तो ICC क्या करता है, भारत के 80% केमिकल इंडस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इनकी जो भी आवाज होती है वो सरकार तक लेके जाता है। ठीक है, तो और इवन ना जैसे एक चीज होती है ओरिजिन को यहाँ पे देखना, कि कोई पर्टिकुलर केमिकल है उसका ओरिजिन कौन से देश के अंदर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ट्रेड वगैरह करते हैं ना, तो हम देखते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का हमारे जो ड्यूटीज हैं और जो बाकी चीजें हैं वो अलग अलग होती हैं, तो हम
यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि कोई चीज़ इंडिया में ओरिजिन हुई है, वो काम भी यहाँ पे आपका इंडियन केमिकल काउंसिल का ही रहता है। बाकी एक्सपोर्ट वगैरह प्रमोट करना हो गया, उसको यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। हमारी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ और इनिशिएटिव भी है कि कैसे केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर कैसे सेफ्टी बेहतर हो, लॉजिस्टिक्स कैसे बेहतर हो, राइट। एंड इवन अगर हम बात करें सस्टेनेबल एंड सेफ केमिकल इंडस्ट्री प्रैक्टिस को फॉलो करना, आरसी प्रोग्राम जो है रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम हुआ उसको इंप्लीमेंट करना, ये सारे काम रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, अभी क्या हुआ है, इंडियन केमिकल काउंसिल को यहाँ पर 2024 ऑर्गेनाइजेशन फॉर आपका जो प्रिवेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, द हेग अवार्ड यहाँ पे मिला है अभी रिसेंटली, द हेग नीदरलैंड के अंदर। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद द रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर। अब ये क्या मुद्दा है दोस्तों? दोस्तों जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया का आप जानते होंगे, इंडिया के पास में क्या है, इंडिया के पास में है न्यूक्लियर ट्राइड। मतलब हमें अगर न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने हो तो हम एयर से भी कर सकते हैं, हम लैंड से भी कर सकते हैं, हम अंडर वाटर भी कर सकते हैं सबमरीन के माध्यम से। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर ट्राइड है वो कंप्लीट है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब ये जो हम यहाँ पे आप लोग जानते होंगे ना, हम किसके माध्यम से ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं, जो मैं अंडर वाटर या सबमरीन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या था, आईएनएस अरिहंत। एंड उसी का ही आपको सक्सेसर आपको देखने को मिलता है, दैट इज आईएनएस अरिगात, राइट। तो अभी हमने पता क्या किया है, अभी हमने आईएनएस अरिगात जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उसको उसके उसके थ्रू हमने यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे हमने सक्सेसफुली टेस्ट करी है। एंड उसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना पहले तो आईएनएस अरिगात के बारे में बताता हूँ, फिर हम इस मिसाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो जैसा मैंने कहा ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो आपके बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। देखो सबमरीन की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे, सबमरीन आपका डीजल सबमरीन भी होती है, आपकी न्यूक्लियर वाली सबमरीन भी होती है। डीजल का मतलब पता क्या होता है, वो सबमरीन को ना बार बार ऊपर आना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं इसकी अंडर वाटर जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जबकि आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है, जो कि उसको काफी ज्यादा बेनिफिट करती है। तो चाहे आप आईएनएस अरिगात की बात करें, आप आईएनएस अरिहंत की बात करो, ये इनको पावर कैसे मिलती है, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो कहीं ना कहीं इनको डिटेक्ट करना अपने आप में काफी मुश्किल होता है। आईएनएस अरिगात को यहाँ पे डेवलप किया गया था भारतीय नेवी का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है ना विशाखापट्टनम के अंदर, उसके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, इस पर्टिकुलर सबमरीन से हम 4 K4 सबमरीन को लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को, जिनकी रेंज है 3500 किलोमीटर। दरअसल जो अभी लॉन्च किया गया ना, ये इसी को ही लॉन्च किया गया है। के का मतलब पता क्या है, के का मतलब यहाँ पे कलाम, अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। तो K4 वहीं उन्हीं के नाम के ऊपर है। उसी तरह से ना कलाम सीरीज की पूरी ये रेंज है। उसी तरह से K15 SLBM जो है वो 12 हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं उसकी जगह के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो हमारा सबमरीन है, इसकी जो स्पीड होती है सरफेस के ऊपर, वो 12 से 15 नॉट्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि 22 से 28 किलोमीटर पर आवर के बीच में। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर पानी के नीचे होती है ना, तो इसकी हाईएस्ट जो स्पीड होती है वो 24 नॉट्स या 44 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अब क्योंकि लंबे समय तक नीचे रहती है, तो इसको यहाँ पे डिटेक्ट करना काफी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करना, कि जो मिसाइल अभी हमने यहाँ पे इसके ऊपर टेस्ट करी है, दैट इज K4 मिसाइल। K4 मिसाइल मैंने आपको बताई दिया, कलाम सीरीज की आपको मिसाइल देखने को मिल जाएगी। और ये इंटरमीडिएट रेंज, क्योंकि 3500 किलोमीटर की रेंज है, सबमरीन से लॉन्च हुई है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे फॉलो करती है। न्यूक्लियर डिटरेंस से इसका पर्पस रहता है कि सामने वाली जो कंट्री है ना, वो हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि सामने वाली कंट्री के पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग वेपन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, दैट इज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखो कई बार पता क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे न्यूक्लियर वेपन से, एंड उससे कहीं ना कहीं हमारे कुछ वेपन्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएं, चाहे लैंड वाला हो गया, चाहे अगर हम बात करें एयर के थ्रू हो गया। पर हमारे पास ये अंडर वाटर कैपेबिलिटी तो हमेशा उपलब्ध है ना, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास इससे कहीं ना कहीं बन जाती है। एंड इस मिसाइल को डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और ये पहले तो देखो आईएनएस अरिहंत क्लास के ऊपर डिप्लॉय है, ठीक है। उस तरह से आईएनएस अरिघात के ऊपर भी यहाँ पे हमने रिसेंटली यहाँ पे टेस्ट किया, जिसके माध्यम से भारत का न्यूक्लियर ट्राइड ऑलरेडी कंप्लीट था, ठीक है। उसी को ही हमने और इनहेंस किया है। तो ध्यान में ये रखना है कि भारत ने इसको यहाँ पे अभी रिसेंटली टेस्ट किया है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आर्मी को ना अभी क्या मिले हैं, आईआईटी कानपुर के द्वारा एक
प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है, इंक्यूबेट करी गई है, इंड्योर एयर सिस्टम। उसने यहाँ पर ना इस तरह के 20 ड्रोन्स यहाँ पे हमारी आर्मी को दिए हैं। अब ये जो ड्रोन्स है ना, पहली बात तो इनमें क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाली फैसिलिटी है। क्या मतलब इस चीज का? देखो बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स होते हैं ना जिनको रनवे चाहिए होता है। जैसे आप लोग नोटिस करते हो, आप फ्लाइट लेते हो ना, फ्लाइट के लिए चाहिए होता है रनवे। वो पहले उसके ऊपर दौड़ता है, फिर जाके वो हवा में जाता है। पर ये वाला जो ड्रोन है ना, इसको कोई रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही ऊपर से बस नीचे यहाँ पे आपका लैंड कर जाएगा, ऐसे ही ऊपर इसको फ्लाइट कर देगा। इसको यहाँ पे रनवे की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रिक है, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बेसिकली आपका ड्रोन ही हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अगर हम बात करें ना, तो कुछ फायदे आप नोटिस कर पाओगे। यहाँ पे इसकी जो रेवोल्यूशन है पर मिनट, वो काफी कम है, लो आरपीएम है यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इनकी जो रेवोल्यूशन यहाँ पे होती है, अगर वो रेवोल्यूशन कम है, उससे फायदा क्या होगा? अरे भाई रेवोल्यूशन कम है तो आवाज कम आएगी, आवाज कम आएगी तो एनिमी वाला जो एनिमी है वो डिटेक्ट बहुत मुश्किल से कर पाएगा। तो यानी कि इसमें जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, हमारे सेंसिटिव मिशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे करने वाली है। इवन मान लो अगर आपका जो ऑपरेट इसको कर रहा है, इस पर्टिकुलर ड्रोन को, वो इसको देख भी नहीं पा रहा ना, तब भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ऑपरेट कर पाओगे। काफी अच्छी खासी इसकी प्रेसिजन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरीज हो गया, हाई एल्टीट्यूड मिशन हो गया, उसके लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा पाएगा। यहां पर ना एक आप और नोटिस करो, अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। ये इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा ही ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करी गई है। दरअसल में क्या है, किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अगर हमने कोशिश करनी है कि वो डिटेक्ट आसानी से ना हो, चाहे रडार हो गया, इंफ्रारेड सोनार हो गया, बाकी और चीजों से डिटेक्ट ना हो, उसके लिए यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या फिर लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है लाइसेंस करी गई है टू मेटा तत्वा सस्ता सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ बातें हैं। बेसिकली आप इतना ध्यान में रखो कि इसके माध्यम से ना आपको उस पर्टिकुलर चीज को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल रह जाता है। सामने वाली जो एनिमी है ना, उसको डिटेक्ट वो नहीं कर पाएगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई आपको, कि वहीं पे लैंड करना, वहीं पे आपका फ्लाई करना, ये हो सकता है। यहाँ पे कोई रनवे की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। इसी को वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है वाटर वेपर्स के रिगार्डिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू टीएफआर के बारे में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड लास्टली आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के बारे में। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है अपने प्रीलिम्स के अंदर ही। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक था फाइनेंस कमीशन के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपको यहाँ पे फाइनेंस कमीशन देखने को मिल जाएगा। पर वो क्या देता है, वो एक सजेशन देता है। उसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती। इसके लिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के अंदर आपको एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। आफ्टर दैट टेन्योर इज ओवर, उनको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो सेकंड भी गलत है। तो यहाँ पे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, तो दोनों के दोनों यहाँ पे नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था यूक्लिड मिशन के बारे में। यूक्लिड मिशन ना दरअसल में आपका आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का आपको मिशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें नासा भी काफी हेल्प कर रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर मिशन का पर्पस यही है कि किस तरह से जो आपका डार्क यूनिवर्स है वो कैसे कंपोज हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ है, इसको स्टडी करना, इसको और एक्सप्लोर करना। यही आपका यूक्लिड मिशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला तो बिल्कुल सही था, पर दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पर विद रिगार्ड्स टू कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे ज्वाइन करती हैं। देखो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत आप ऑप्शंस के थ्रू भी खेल सकते थे। अगर आपको इतना पता है कि यार कोसी थोड़ा सा ना आपकी ईस्टर्न साइड में पड़ता है, तो एटलीस्ट आप ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी आप यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही सकते हो। देखो ये रही आपकी कोसी रिवर, है ना, राइट। ये है आपकी गंडक रिवर। यहाँ पर आपको घाघरा रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड उसके पीछे आपको यहाँ पे गोमती रिवर जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड गंगा रिवर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये रही गंगा रिवर, ये है आपकी यमुना रिवर, एंड आगे जाके गोमती, घग्गरा, गंडक, एंड लास्ट में कोसी। इस तरह से ये आगे जाके मूव कर जाती है। तो ये पूरी लोकेशन पता होगी तो बहुत आराम से आप बता पाओगे कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड मैंने जो कल होमवर्क दिया था उसमें अगर हम बात करें तो जो ये डिजीज़ की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं था, ये क्या था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो गलती से हमारी बॉडी के जो मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, उनको इम्पैक्ट कर देता है। तो इसके लिए आपका पहला तो गलत है। एडजर्नमेंट मोशन को यहाँ पे करने के लिए आपने देखा था लोकसभा के अंदर होता है और कम से कम यहाँ पे 50 मेंबर की आवश्यकता होती है, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हुआ। ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस जो है, इसको डेफिनेटली आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरह ही यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, मतलब इसको पब्लिश किया जाता है, दिस इज करेक्ट। एंड लास्टली साइबेरियन क्रेन सुकपक की बात करें यहाँ पे, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको यहाँ पे लीस्ट कंसर्न देखने को मिलेगा, इसके लिए आखिरी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।